नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। फर्ज कीजिए कि अगर रक्षक ही आपके भक्षक बन जाएं, फिर क्या होगा? जिस पुलिस पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हो, वही अगर आपके जान के दुश्मन बन जाए, फिर क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? किससे शिकायत करेंगे? न्याय की गुहार किससे लगाएंगे? ऐसा ही कुछ हुआ है दिल्ली के रोहिणी के रहने वाले जय नारायण जी के साथ। इलाके के बदमाश ने उनसे कहा कि अपना प्लॉट मुझे बेच दो और यहां से चले जाओ। उन्होंने मना किया। उसके बाद इलाके के बदमाश ने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर उसे एक फर्जी मामले में फंसाया। एक नाबालिग की मदद से चौकी पर एक शिकायत दी गई कि उसके बेटे ने एक नाबालिग के साथ बदतमीजी की है, रेप किया है, बलात्कार किया है। और इस शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और उस लोकल बदमाश ने मिलकर तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए वसूल लिए। पॉक्सो का डर ऐसा था कि परिवार को पैसे देने पड़े। इसके बाद जयनारायण जी ने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की और फर्जी मुकदमे और फर्जी शिकायत की जानकारी दी। विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई गई। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस इंक्वायरी इंटरनल इंक्वायरी होती है। विजिलेंस इंक्वायरी में यह सब कुछ साफ हो गया कि पूरा मामला झूठा था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बैड कैरेक्टर यानी घोषित बदमाश के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी हैच की और लोग को फंसाया यानी आम नागरिक को फंसाया। इस इंक्वायरी के बाद दिल्ली पुलिस के 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बावजूद पुलिस ने उस परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दी और नतीजा ये हुआ कि एक दिन उसी बदमाश ने और उनके दोस्तों ने जयनारायण जी को लोहे के रड और चाकू से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। आज 35 दिन हो गए हैं। जयनारायण जी एलएनजेपी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। नामजद एफआईआर के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। नामजद आरोपी वही हैं, वही लोकल बदमाश, उसका भाई और उसका एक दोस्त, जिसने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर फर्जी शिकायत दर्ज करवाकर उनसे पैसे वसूले थे। अब विजिलेंस जांच क्या है और क्या आरोप लगे हैं, इन तमाम बातों पर हम जानकारी लेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन पर ये फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको वो कह रहे हैं कि ये फर्जी है। आलोक, जिनको एक्यूज बनाया गया है, उनके भाई अभिलाष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही इस मामले के जो वकील हैं, जयनारायण जी या अभिलाष जी की तरफ से जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट विपुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अभिलाष से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, क्या मामला है जिसको लेकर उनकी शिकायत है दिल्ली पुलिस से। अभिलाष जी, स्वागत है आपका। क्या है पूरा मामला? जयनारायण जी, आलोक जी से जो जुड़ा हुआ मामला है। सर 2024 के अक्टूबर का मामला है ये। हमारे पड़ोस जी। में एक बीसी रहता है जिसका नाम अशोक है। वो दारू गांजा बेचने का काम करता है। तो हम्म। उसका किसी छोटे से विवाद को लेकर हमारे किराएदार से झगड़ा हुआ। अब वो बदमाश प्रवृत्ति का था अच्छा। तो उसने क्या किया, हमारे घर में जाकर के किराएदार को मारा पीटा। ठीक है, उस दौरान मेरे भाई ने, छोटे भाई ने, आलोक जिसका नाम है, उसने उस पूरे हम्म। घटना की वीडियो बनाई और वीडियो बना करके अच्छा। रख लिया ताकि कल को भविष्य में कुछ और हो तो हम उसे बता पाए। इस बात से हम्म। गुस्सा होकर उस बीसी ने कहा कि तुमने वीडियो कैसे बनाई, इसको डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद उसने क्या किया कि अपनी इस धमकी को सच करने के लिए वहां के जो लोकल पुलिस वाले थे उनके साथ मिल करके हमसे हम्म। 2 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन करी। 2,15,000 रुपए की, जिसमें उसने एक लड़की अच्छा। का सहारा लिया जो उसके यहाँ पर काम करती है दारू और गांजा बेचने का। उसके अच्छा। बाद जब अच्छा। वो एक्सटॉर्शन हुआ, उसके बाद भी उसका मन भरा नहीं। उसके बाद वो कंटिन्यूअसली हमारे घर पे धमकी देने लगा कि अपना वो प्लॉट हमारे नाम कर दो या फिर 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम वो केस करवा देंगे। उसके बाद हमने जो है इस चीज से तंग आकर के पुलिस को कंप्लेंट दी। उस कंप्लेंट जी। पर हमारे कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हमारे ऊपर ही एफआईआर कर दी गई पोक्सो के तहत। और उसके बाद उस एफआईआर की जानकारी दिए बिना हमको भेज दिया गया थाने पे। वहां पर हमने अच्छा। विजिलेंस में वो कंप्लेंट दी। जब विजिलेंस में वो कंप्लेंट गई तो उसकी इंक्वायरी हुई। उस इंक्वायरी में 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। उन्होंने उस रिपोर्ट को सही ठहरा, हमारी कंप्लेंट को सही ठहराया और उन्हें वो सारे जी। एविडेंसेस जो भी थे कलेक्ट करना, जो भी उनका प्रोसेस था, उस प्रोसेस से गुजर करके सारी चीजें इकट्ठी कर ली। वो विजिलेंस की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उस दिन से आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर। सिर्फ रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट मेरे पास भी है, वो भी मेरे को आरटीआई लगा कर लेनी पड़ी। मल्टीपल आरटीआई मैंने लगाई, अपील्स लगाई, उसके बाद वो रिपोर्ट मेरे पास आई जिसमें ये लिखा हुआ है कंक्लूजन में कि उन्होंने पैसे हम्म। खाए, पुलिस वालों ने गलत अच्छा। तरीके से खाए और गलत मुकदमा दर्ज किया और हमारे ऊपर विजिलेंस एफआईआर रिपोर्ट करी। में लेकिन ये क्लियरली अभिलाष, विजिलेंस जी रिपोर्ट में जो भी सामने आया है वो आपके फेवर में है।
पुलिस भी ये जी मान रही है, आला अधिकारी भी मान रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, जी, पैसे वसूले गए हैं, फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, ये सारी चीजें उसमें हैं क्लियर कट। ये सारी चीजें, जी बिल्कुल सारी चीजें लिखी हुई है विजिलेंस की रिपोर्ट में, सब कुछ है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब आपको क्या शिकायत है और आप अभी सर फिलहाल उस अस्पताल में क्या कर रहे हैं? सर जब ये मामला हुआ, जब विजिलेंस की रिपोर्ट आ गई, तो उनको पता हम्म, चल गया समहाउ, कैसे हमें नहीं पता कि कैसे उस बीसी को पता चल जाती है सारी बातें, कोई ना कोई अच्छा। बताता है। उसे पता चल गया कि बिल्कुल। ऐसी रिपोर्ट आ गई है, अब उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो उसने क्या किया, मेरे पिताजी जो 60 साल के हैं, वो शाम को वॉक पर जा रहे थे। उसने मेरे आपके पिताजी पिताजी पर का चार मतलब लोगों ने जयनारायण मिल, की बात कर रहे हैं आप? जी जय नारायण, जी जी जी, जी। वो जा रहे जी। थे। तो 4 लोगों ने मिलकर उन पर हमला किया, जिसमें वो दोनों भाई जो बीसी हैं वो है, लड़की का भाई है, और चौथा एक और शख्स था। इन 4 लोगों ने मिलकर हमला किया इस गुस्से से कि अब हमारा सब कुछ आ जाएगा, हम जाएँगे कोर्ट जाएँगे तो सारी बातें खुल जाएगी। इस बात पर उन्होंने मार कर के हाथ-पैर सब कुछ तोड़ दिए। उसके बाद जब हमने इस बात की कंप्लेंट करी, इस पर भी कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई। मतलब हमारी अच्छा, किसी भी कंप्लेंट पर, मतलब कोई भी शिकायत पर। आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही सर। ये दिल्ली पुलिस की मिलीभगत की जो कहानियां हम सुनते रहते हैं या अखबारों में जो खबरें छपती हैं, उसको सच होते हुए हम और आप देख रहे हैं। आपके दर्शकों का अभिवादन राकेश जी मेरी तरफ से। जी। ये अत्यंत शोचनीय विषय है और अत्यंत दुखद विषय है कि राजधानी की पुलिस, दिल्ली पुलिस भी इस पूरे घटनाक्रम में कहीं न कहीं उनकी भी संलिप्तता है। ये बड़ी दुखद विषय है। बिल्कुल। विजिलेंस इंक्वायरी जो मुझे अपने क्लाइंट अभिलाष जी के ज़रिए मिली, वो स्पष्ट बताती है कि कैसे दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों ने इनके भाई को और इनके परिवार को एक इलाके के घोषित बैड कैरेक्टर से फंसवा दिया और एफआईआर करवा दी, जिसके लिए उसे कई महीनों से अच्छा, धक्के खाने पड़ते हैं। विपुल विपुल जी, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा। जो आप बीसी बैड कैरेक्टर बोल रहे हैं, ये कौन घोषित करता है, दिल्ली पुलिस या कोर्ट? ये ये दिल्ली पुलिस ही घोषित करती है और पूरी प्रक्रिया होती है जिसके पालन करने के बाद ही, कानूनी प्रक्रिया है जिसको पालन करने के बाद किसी को बैड कैरेक्टर आप घोषित कर सकते हैं। ये इस प्रोसेस का एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसको फॉलो करके ही आप किसी को बैड कैरेक्टर घोषित करते हैं, वरना अदरवाइज आप पे डिफेमेशन और वगैरह का केस आपके खिलाफ किया जा सकता है। तो मतलब इसीलिए जिसको दिल्ली पुलिस खुद बैड कैरेक्टर बता रही है, उसी के हाँ, साथ दिल्ली, उनके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी मिलकर लोगों जी से, आम जी जनता को डरा धमका कर वसूली कर रहे हैं। ये पूरा जी मामला जी कैसा जी दिख रहा बिल्कुल। है आपको? पूरा मामला अभी तो मैं इसके तह में जा ही रहा हूँ। अगर आप प्राइमा फेसी भी देखें तो स्पष्ट हो जाता है, और जो इनके विजिलेंस की डिपार्टमेंट ने ही इसको उजागर कर दिया है, और स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से परेशान करके, किस तरह से फंसा करके एक निर्दोष और आम नागरिक को किस तरह से पुलिस परेशान कर सकती है और उनकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो बहुत दुखद है इसमें कि एक व्यक्ति जो तो अपने, अभिलाष जी ने जो रिपोर्ट मुझे भेजी है, उसमें कई जी चीजें बहुत चौंकाने वाली है। जैसे कि जो जिस नाबालिग महिला ने आरोप लगाया है और जिसके कारण पॉक्सो का केस लगा है अभिलाष के भाई आलोक पर, वो जी हेड कांस्टेबल के साथ बाइक पर आती हुई दिख रही है। उसके साथ उसके परिवार वाले नहीं हैं। मतलब ये बहुत आश्चर्य वाली बात है कि उस नाबालिग बच्ची या महिला के साथ कोई परिवार वाला नहीं है, वो हेड कांस्टेबल उसको लेकर आ रहा है। तो इसको जी मिलीभगत बिल्कुल, तो साफ तौर जी पर दिख रही है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि जिस शिकायतकर्ता के शिकायत पे ये मुकदमा दर्ज किया है दिल्ली पुलिस ने, वो शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ ना आकर उस कांस्टेबल के साथ आ रही है जिस पे हमारा आरोप है कि उसने ये सारा बैड कैरेक्टर अशोक के साथ मिलकर ये सारा कुछ किया है। तो बिल्कुल। कानून जो है वो ये कहता है कि खास करके अगर कोई महिला हो तो उसके साथ महिला पुलिस का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे कोई बिल्कुल। महिला बिल्कुल। पुलिस नहीं थी। दूसरे की वो नाबालिग लड़की है और उस नाबालिग लड़की को बिना परिवार के किसी सदस्य के लेके वो खुद आ रहा है, और ये विजिलेंस इंक्वायरी में पुलिस ने खुद माना है। बिल्कुल इसके बाद सीसीटीवी भी फुटेज की बात हो रही है।
जी बिल्कुल। सीसीटीवी फुटेज अभी तक जयनारायण कुशवाहा जी के परिवार को अभी तक नहीं मिली है, बार बार मांगने पर भी नहीं मिली है, और इनफैक्ट कोर्ट में भी इन्होंने उसको पेश नहीं किया है। आपको मैं यहाँ आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोर्ट में जब ये लोग गए हैं तो दिल्ली पुलिस का उल्टा ये कहना है कि साहब इस वीडियो की और इस सारी चीजों की हम तहकीकात कर रहे हैं। जब पुलिस खुद मान रही है, ये वीडियो मान रही है, ये सारी चीजों को मान रही है, इन सारे एविडेंसेस को मान रही है, इन सबूतों को मान रही है, तो कोई वजह नहीं रह जाती है कि उसके बाद पुलिस को खुद ही आना चाहिए था सामने और कोर्ट से ये कहना चाहिए था कि साहब हमने तहकीकात कर ली और ये लोग निर्दोष पाए गए हैं। लेकिन उसके विपरीत पुलिस, दिल्ली पुलिस आकर कोर्ट में इनके बेल को और इनके सारे केस को अपोज कर रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ा शोचनीय विषय है और दयनीय विषय है, क्योंकि हर नागरिक को, भारत के हर नागरिक को एक डिग्निटी प्राप्त है संविधान के तहत, एक राइट प्राप्त है संविधान के तहत। यहाँ उसके विपरीत एक नागरिक को परेशान किया जा रहा है और कहीं भी ना आला अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं और ना कोई और इस पे ध्यान। विपुल जी, जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जिस नाबालिग लड़की या महिला ने आरोप लगाया वो महिला बाद में मुकर रही है। विजिलेंस की रिपोर्ट में वो कह रही है कि मैंने अशोक, जो बैड कैरेक्टर है, उसके दबाव में ये बयान दिया है। उसके बावजूद ये केस आगे बढ़ रहा है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें थोड़ी सी डिटेल में जाने की जरूरत होगी। अगर मैं आपके दर्शकों को बताऊं तो पहले जब ये लड़की शिकायत करती है तो उसी दिन से ये सारी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई थी उस कांस्टेबल की और बैड कैरेक्टर जो है अशोक, उनकी। तो पहले एक शिकायत दी गई सिर्फ धमकाने के लिए, डराने के लिए, कि ताकि ये डर जाएं और पैसे भी दे दें और कोई आगे कार्रवाई ना करें। तो उस शिकायत पे जो कार्रवाई के लिए इनको बुलाया गया और जब इनसे पैसे ले लिए गए, तब लड़की से आके वो सेटलमेंट के नाम पे पुलिस वाले ने और बैड कैरेक्टर ने ये बयान दिलवाया कि साहब ठीक है जी, तुम अब कह देना कि हमारे से झूठा ये मुकदमा करवाया गया था। तो ये वही चीज उस लड़की ने कहा है और उस आईओ के सामने कहा है जिसके सामने ये सारा मुकदमा विचाराधीन था, शिकायत विचाराधीन था। उसके बावजूद फिर वो वीडियो आ गई, उसके बावजूद फिर अगली एक और शिकायत करवाई जाती है थाने में। इस बार पहले चौकी में थी, DTU नाम की एक चौकी है, एजुकेशनल संस्थान है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी शायद मेरे ख्याल से उसको कहा जाता है। DTU के बूथ में जब ये शिकायत दी गई थी तब का वो मसला था। उसके बाद एक फ्रेश शिकायत दी जाती है थाने में, जहां की मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और ये मुकदमा क्या है? ये मुकदमा क्या है थाने में? थाने में जो मुकदमा उसी का है। थाने में उसी लड़की ने फिर एक दोबारा दिया कि साहब वो प्रेशर में आके मैंने वो बयान दिया था और मैं किसी प्रकार की सेटलमेंट नहीं चाहती हूँ, मेरा रेप हुआ है, मेरा पॉक्सो के तहत, मैं चूंकि नाबालिग हूं तो मैं इसके तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। उस मुकदमे को थाना दर्ज कर दे। लेकिन विजिलेंस वाले ने जब सवाल पूछा तब तो मुकर गई। नहीं, ये जो वीडियो की बात है, ये वीडियो उस आईओ के सामने ही, उसने आईओ ने ही रिकॉर्ड किया था। जिस आईओ के सामने ये शिकायत फ्रेश गई थी उसी आईओ ने रिकॉर्ड किया था और उस आईओ ने इस वीडियो को विजिलेंस इनको जांच में सप्लाई किया था। तो विजिलेंस जांच ने अपनी इंक्वायरी में ये वीडियो की सत्यता को कहीं भी डाउट नहीं किया है और उन्होंने अपनी इंक्वायरी में यही लिखा है कि ये वीडियो भी दर्शाता है कि लड़की ने खुद माना है कि उसने दबाव में आके ये शिकायत दिया था। और दबाव में, सिर्फ दबाव में नहीं, उसने स्पष्ट कहा है कि वो अशोक के दबाव में थी, यानी इलाके का जो बैड कैरेक्टर है वो उसके दबाव में थी। और यहाँ एक आपके दर्शकों को बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले जो ये बालिका थी ये रहती थी किसी और मकान मालिक के यहाँ, और इन सारी कॉन्स्पिरेसी को अगर आप समझना चाहेंगे तो वो मकान मालिक को यहाँ से मकान छोड़ के ये अब उस बैड कैरेक्टर के घर में ही रह रही है। तो आप सोचिए कि किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है, किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी का ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये लड़की जिसने शिकायत दर्ज कराई है रेप की, पॉक्सो का केस लगा आलोक पर, ये बैड कैरेक्टर के साथ मिली हुई है, उसकी टीम का हिस्सा है, ऐसा माना जा सकता है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं आपको कि किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है और किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी का क्रियान्वयन चल रहा है, लगातार चल रहा है।
ताकि ये कहीं भी कहीं से भी छूट ना जाए, क्योंकि अगर छूट जाते हैं और ये मुकदमा सामने आ जाता है, इसका सच सामने आ जाता है, तो ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की किरकिरी होनी है, बल्कि उस बीसी के भी ऊपर बात आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विजिलेंस रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की किरकिरी नहीं होगी? क्या बीसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? यहाँ आपके दर्शकों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने आलोक के भाई हैं अभिलाष, इन्होंने कई सारी आरटीआई लगाई हैं, और जब इनके पिता ने शिकायत की पुलिस के आला अधिकारियों ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, और उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने ना तो इन्हें बगैर आरटीआई के ये सारी रिपोर्ट दी, और ना तो आज तक भी वीडियो उपलब्ध नहीं कराया है, और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो अपने लोगों को बचाने की भरसक प्रयास लगातार जारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो क्या आपको अगर क्या लग रहा आपको है? मैं बताऊं कि इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, तो सस्पेंशन किसी व्यक्ति का कोई एक्शन नहीं है, ये आपका डिपार्टमेंटल एक्शन है। क्या किसी व्यक्ति को, क्या किसी पुलिस वाले को जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, उनका फर्ज हमारी सुरक्षा करना है या किसी को फंसाना है? तो क्या सस्पेंशन से कैसे बात बनेगी? सस्पेंशन तो आज है, सस्पेंशन कल नहीं होगा। उनको फिर से कहीं डिप्यूट करेंगे, और सस्पेंशन के दौरान भी आधी सैलरी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जब दिल्ली पुलिस ने एक्शन के नाम पे सिर्फ उनको सस्पेंड किया है, जबकि कानूनन इन सभी व्यक्तियों पे एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और एक्सटॉर्शन की और वगैरह वगैरह, और उचित कानूनी धाराओं में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है। किसी नागरिक को फंसाना, जिसकी सुरक्षा के लिए आपको तैनात किया गया हो, ये बड़ा निंदनीय विषय है, बड़ा सोचनीय विषय है। ये आज अच्छा, को इनके साथ हो रहा है, कल को किसी और के भी साथ हो सकता है। किसी के भी साथ हो सकता है। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब उन्होंने, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अपने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, हेड कांस्टेबल से लेकर तमाम 3 अधिकारियों को जो इसमें संलिप्त हैं, पाए गए हैं उनकी रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में, तो क्या कोर्ट इस बात को मानेगी? कोर्ट पर असर होगा इस बात का कि हाँ भाई, इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ डिसीजन दिया जा सके? देखिए, मतलब एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल है या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था। देखिए, मैं वही आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने जब कोर्ट को बेल के लिए अप्लाई किया था और अप्रोच किया था, तो बड़े आश्चर्य का विषय है कि इन सारे मुद्दों को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के मात्र कहने पे, उन पर विश्वास करते हुए इनकी बेल को खारिज कर दिया। ये हमारे देश में आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित होता जा रहा है, एक रवैया सा बनता जा रहा है कि कोर्ट पुलिस की बातों को ज्यादा तरजीह देती हैं और ज्यादा मानती हैं इस प्राइमा फेसी स्टेज पे, जो कि एक संविधान विरुद्ध बात है। और मैं अक्सर देखा करता हूं, अपने प्रैक्टिस में भी मैं ये देखता हूं और पाता हूं कि कोर्ट्स कई बार हमारे पीपी जो होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, वो नहीं भी रहते हैं, और उसके बाद भी कोर्ट्स लिखवाती हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट है, ये कह रहे हैं राज्य इस तरह से इसका विरोध कर रही है। नहीं, कोर्ट का काम न्यूट्रल रहते हुए ये देखना है कि क्या किसी के साथ गलत हो रहा है। ये मतलब मेरा ये कहना था कि विजिलेंस की रिपोर्ट है जिसमें 3 कर्मचारी, 3 हेड कांस्टेबल्स, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को उन्होंने गलत पाया है, उनको सस्पेंड किया है। तो ये क्या कोर्ट को मानना नहीं है? क्या ये एडमिसिबल है या नहीं एविडेंस के तौर पर? मैं ये समझना चाह रहा था। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, मैं वही आपसे बता रहा हूं कि देखिए, कोर्ट इस स्टेज पे अभी बेल की ही स्टेज है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट जस्ट फाइल हुई है, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। ये एविडेंस की बात जब आएगी, सबूत के बाद जब आएगा, तब जब ट्रायल शुरू होगा। फिलहाल बेल के स्टेज पे भी कोर्ट को इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये प्राइमा फेसी प्रूव कर रहा है, और पुलिस अपनी इंक्वायरी में इस बात को मान रही है कि इस व्यक्ति को फंसाया गया है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसको फंसाना, कानूनी प्रक्रिया में फंसाना, एक आपराधिक मुकदमे में फंसाना, ये एक ना सिर्फ संविधान विरुद्ध है, कानून विरुद्ध भी है। चलिए, मैं थोड़ा अभिलाष से पूछ लेता हूं। अभिलाष, क्या लग रहा है, पिताजी की तबीयत कैसी है? कितना दिन और लगेगा? हॉस्पिटल में रहते हुए कितने दिन हो चुके हैं, और क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हुआ है उनके साथ? ये अगर आप शेयर करें आप थोड़ा, अभिलाष।
35 दिन हो चुके हैं मैं हॉस्पिटल में अभी, और अभी डॉक्टर्स बता 35 नहीं दिन रहे हो अभी चुके कितने हैं। दिन और। 35 दिन हो चुके हैं सर। 5 तारीख को पिछले महीने ये वाकया हुआ था, और अभी तक जो है मतलब डॉक्टर्स अभी भी बता नहीं पा रहे हैं कितने दिन और लगेंगे। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा चोट है, टोटल 11 या 12 जगह से फ्रैक्चर है, और उसकी रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कम से कम 3 से 6 महीने तो कम से कम अभी चलेगा ये सब, और उसके बाद रिकवरी जो होगी वो एक अलग मतलब फेज है। ये तो अभी चोट कहाँ कहाँ पे लगी है उनको, जयनारायण को? सर उल्टा पैर टूटा है, नीचे से एंकल टूटी है लेफ्ट वाले में, ओके। और राइट वाले में अच्छा। उनका घुटना टूटा है, नीचे टूटा है। हाथ का, सीधे हाथ का अंगूठा, उल्टे हाथ की कोहनी, और कोहनी के बाद चाकू भी मारा था उसका भी है, और हाथ टूटा है 2 जगह से। ये सारे कुल मिलाकर 11 या 12 जगह फ्रैक्चर है। मतलब लाठी डंडों से मार पीट के हाथ पैर तोड़ दिए हैं उन्होंने। और रॉड आपने और चाकू से सर। एफआईआर में चाकू भी लगा मारे। आपने जी एफआईआर में बैड कैरेक्टर का नाम डाला है, बीसी का, जो अशोक जिस पे आप कह रहे हैं, किसका है जी। एफआईआर में, जब किसका उन्होंने नाम है? बयान, सर 3 लोगों को पापा पहचानते थे, उन तीनों का नाम उन्होंने लिखा है, जिसमें वो बैड कैरेक्टर है, उसका भाई जो बैड कैरेक्टर है वो भी है, और इसके साथ 2 लोग और थे। तो इन 3 लोगों का पापा ने नाम डाला है, उनका नाम है, लेकिन अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या लिखा और किसका नाम डाला किसका नहीं डाला, लेकिन हमने और कंप्लेन में कार्रवाई तीनों का क्या नाम हुई है दिया था। पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में? क्या कार्रवाई हुई है मारपीट वाले मामले में? सर अभी तक कुछ भी नहीं। कोई कोई अरेस्ट नहीं हुआ है? 3 में से, अक्यूज में कोई से अरेस्ट कोई नहीं, अरेस्ट नहीं कोई हुआ? भी नहीं। एक सिंगल पर्सन भी अरेस्ट नहीं हुआ सर। और 30 दिन हो चुके हैं, 32 दिन। हाँ जी, हाँ जी। वकील साहब, क्या लग रहा है विपुल जी, इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि मारपीट साफ दिख रहा है, मेडिको लीगल केस बना हुआ है, हॉस्पिटलाइज है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, क्या जानबूझकर नहीं हो रही है, या सच में कोई प्रॉब्लम है? जैसा मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, देखिए दिल्ली पुलिस का सिर्फ ये उदासीन रवैया नहीं है, ये एक बहुत सोचनीय विषय है कि मतलब देश की राजधानी में ये हो रहा है और पुलिस सो रही है। मैं लिटरली कहूंगा तो पुलिस सो रही है। मतलब आप जबकि देखिए, दिल्ली पुलिस को भारत में सबसे स्मार्ट पुलिस, और मैं कहा जाता है कि केस सॉल्व माना करने में जाता बहुत है। जी आगे है, जी मुंबई जी, पुलिस के बिल्कुल बाद बिल्कुल, इसका आपने नंबर बिल्कुल आता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और होना भी चाहिए क्योंकि ये देश की राजधानी की पुलिस है, बिल्कुल। होना भी चाहिए। लेकिन बहुत अचरज का विषय है कि एक घटना हो जाती है, एक व्यक्ति शिकायत देता है, उसका बयान तक भी इन्होंने ढंग से दर्ज नहीं किया है, उसकी कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, उस व्यक्ति का बयान भी जब ये लेने जाते हैं तो वहां पे भी ये दबाव बनाया जाता है कि तुम ये मत लिखो, वो मत लिखो, ये मत बोलो, वो मत बोलो, पुलिस के विषय में मत बोलो। आखिर ये सारी बात पुलिस इस तरह से अपने को बचाने में क्यों लगी हुई है? एक इलाके का घोषित बैड कैरेक्टर आपके खिलाफ कानून को धत्ता बताते हुए सारी कार्रवाई कर रहा है, सारी बदमाशी कर रहा है, और लोगों कानून प्रिय लोगों के मन में एक भय ये करवा रहा है, और आप उनको, उनकी सहायता करने के बजाय आप उनको धमका रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है प्राइमा फेसी जो दिख रहा है रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसमें शामिल है। मैं इतना ही कहूंगा अभी। तो अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, वकील के तौर पर क्लाइंट के लिए क्या है आपके पास ऑप्शन, क्या है? देखिए अभी तो मैं फिलहाल तो आलोक जी के को जेल से बाहर निकालने के लिए बेल के लिए अप्लाई करने वाला हूं, और बाकी की जो ये जय नारायण जी पे जो घटना, जो हमला हुआ जानलेवा है, हमला। हाँ जी, हाँ जी जी जी, जो जानलेवा हमला हुआ है उसके लिए अलग से कार्रवाई करूंगा। और मतलब ये बड़ी दुख का विषय है कि राजधानी दिल्ली में जहाँ की एलजी साहब की इंक्वायरी में, एलजी साहब के द्वारा निर्देशित इंक्वायरी में ये बातें आ गई हैं, और उसके बाद भी पुलिस अब तक सोई हुई, और कोई भी आला अधिकारी अब तक इसका ना तो इन्होंने संज्ञान लिया है और ना इस पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं, नहीं हो सबसे सकता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अभिलाष बता रहे हैं कि एफआईआर की कॉपी भी नहीं मिली है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, पूछताछ तो, एफआईआर की शायद जी कॉपी भी नहीं बिल्कुल, मिली है। तो जी कैसे बिल्कुल, पता अभी चलेगा तक कि कौन कौन जब से बयान, सेक्शन लगे? अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगाया कि नहीं लगाया दिल्ली पुलिस ने, क्या कैसे पता ये चलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह यही यही बड़े सोचनीय विषय है कि मतलब राजधानी दिल्ली में जहाँ पे कि कोर्ट्स भी, और सारी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी दिल्ली में ही मौजूद है, भारत के एग्जीक्यूटिव के शीर्षस्थ
पदाधिकारी, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। एलजी साहब के द्वारा निर्देशित एक इंक्वायरी होती है और दिल्ली पुलिस के सारे आला अफसर यहाँ मौजूद हैं और कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल शून्य, अगर आपको दिखता हो तो बिल्कुल शून्य है। चलिए, ये मतलब बहुत ही चौंकाने वाली बात है जो सामने आई है। खबरों में तो जनता जान ही रही है, पढ़ती रहती है। कई कार्रवाई दिल्ली पुलिस पर हो चुकी है साल भर के अंदर अंदर। उनके बहुत से अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और कई तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, आपराधिक गतिविधियों में। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कॉन्स्पिरेसी होती है और कैसे आप बदमाशों के साथ, अपराधियों के साथ मिलकर आम जनता को परेशान करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप बेल एप्लीकेशन लगाएंगे, आलोक को बेल मिलेगी, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें उसको क्लीन चिट मिलती सी दिख रही है। बाकी कोर्ट उसको कंसीडर करे ना करे एक अलग बात है। अभिलाष, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में, कितनी उम्मीद है दिल्ली पुलिस से? तो दिल्ली पुलिस से तो नहीं, वकील साहब से उम्मीद है, क्योंकि वकील साहब ने देखा है सब कुछ और उसके बाद विजिलेंस की इंक्वायरी भी है। विजिलेंस इंक्वायरी उनसे ज्यादा होती है शायद, तो देखते हैं, कोर्ट को कंसीडर करना चाहिए। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस की भी जो राय है या उनका जो पक्ष है वो जानने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूं बातचीत करने की, और क्या होता है। फिलहाल ये बहुत ही दुखद पहलू है दिल्ली पुलिस का, जिसके भरोसे पूरी दिल्ली की जनता बैठी है। अगर वो इस तरह की हरकतें करने लगे तो कौन भरोसा करेगा और न्याय कैसे मिलेगा? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिलाष, आपका भी। विपुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट विपुल, जो अपने क्लाइंट जय नारायण के लिए केस लड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि वो आरोपियों, बदमाशों, बैड कैरेक्टर के साथ मिलकर आम जनता को परेशान कर रहे हैं। उस पर फर्जी मुकदमे दायर कराकर फिर समझौते के नाम पर उनसे पैसे वसूली हो रही है, जो उनकी विजिलेंस रिपोर्ट में सामने आ चुका है। और इस आधार पर 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। अब देखना है कि कोर्ट में ये मामला कहां तक आगे बढ़ता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।